हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिलशाद सिद्दीकी। वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10th की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, जो कि है रिसोर्सेज एंड इट्स डेवलपमेंट। ओके, तो हम लोग रिसोर्सेज और उसको हम डेवलप्ड कैसे कर सकते हैं, ये सब सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, बहुत ही वन शॉट ये होने वाला है, तो ध्यान समझना। नोट जो इसके हैं इस वीडियो के आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम से, व्हाट्सएप मेरे ग्रुप से, ठीक है। तो वीडियो को देखो शानदार तरीके से, सारी चीज़ें बड़े अच्छे से समझ में आएंगी। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भाई व्हाट इज़ रिसोर्सेज, है क्या ये रिसोर्सेज, है क्या चीज़। देखो यार, जितनी भी चीज़ें हम और आप यूज़ कर रहे हैं अपनी इस डेली लाइफ के लिए, आप जिस फ़ोन से भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, वो भी क्या है, वो भी एक तरीके का रिसोर्स ही है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को मिला करके आपका भी क्या किया गया, एक फ़ोन बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें, तो क्या कहता है भाई, अब इसको लिखने वाले तरीके से याद रखना पड़ेगा ना, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो क्या कहता है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, जो भी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या करने के लिए भाई, क्यों यूज़ करते हैं, टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, आपकी जो भी इच्छा है उस नीड्स को सेटिस्फाई करनी है। अच्छा, एक चीज़ और, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है आप चले माउंट एवरेस्ट पर और लगे उसको। तो कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। जो चीज़ आप बनाना चाहते हो, जो अपनी नीड्स के लिए आप, है ना, सेटिस्फैक्शन के लिए जो चीज़ आप बनाना चाहते हो, तो वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होना चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज। देखो यहाँ पर ये जो वर्ड है इकोनॉमिकली फिजिबल, इसका मतलब ये है, कहने का मतलब है जैसे मान लो आपको एक रिसोर्स पता चला, ठीक है। जैसे मान लो आपने कहा कि अच्छा उस पहाड़ में जो है भाई सोने की पहाड़ है, तो सर्वे किया, क्या पता चला, अरे यार ये तो 2 ही kg सोना है। तो बताओ क्या निकालोगे आप वहाँ से सोना? नहीं निकालोगे, क्योंकि वो इकोनॉमिकली फिजिबल है ही नहीं। जितना कॉस्ट आप उसको निकालने में लगाओगे उतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये भी, तो ये सब सारे टर्म बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या, विच सेटिस्फाइड आवर नीड्स, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज। अब देखो, तो हम जो ह्यूमंस हैं ना, हम लोग भी क्या है, एक तरीके से रिसोर्सेज के ही क्या है, कंपोनेंट हैं। क्या करते हैं हम लोग, एक काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं। क्या करते हैं, देखो, एनवायरनमेंट में, मतलब कि नेचर में जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू, हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और उनसे हम लोग बनाते हैं इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और उस इंस्टीट्यूशन से हम पर्टिकुलरली ये ऑब्टेन करते हैं, मतलब ये पता लगाते हैं कि हमें कितनी सारी चीज़ें चाहिए, कितने, जैसे मान लो हमने कार बनाई, तो भाई कितने कार चाहिए, एक साल में कितनी कार, तो ये सब सारी चीज़ें कौन करेगा, बात समझ आ रही। तो सब एक जगह ये बैठ करके एक खाका तैयार किया जाता है, एक प्लानिंग करी जाती है। तो ह्यूमन जो बीइंग्स हैं वो फिज़िकल इन्वायरमेंट, मतलब कि जो हमारी नेचर है उससे रॉ मटेरियल को लेकर के, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन, मतलब इन तीनों का ही क्या है, एक तरीके से कंट्रीब्यूशन है ना। और इन तीनों को ही कौन जोड़ रहा है आपस में, जो हम लोग हैं, जो ह्यूमन बींग्स है वो आपस में जोड़ रहा है। तो ये बात मैंने वहीं पर बताई है कि ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी। वो नेचर से कैसे इंटरेक्ट करते हैं भाई, देखो टेक्नोलॉजी से बात करते हैं, ठीक है ना, मतलब हर जगह पर टेक्नोलॉजी लगाते हैं और उसका यूज़ करके एक वो बढ़िया सा इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं। और उस इंस्टीट्यूशन से फ़ायदा क्या मिलता है, फ़ायदा मिलता है कि वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और अच्छे से बढ़ा सकते हैं और बूस्ट कर सकते हैं और एक्सेलरेट कर सकते हैं। ये मतलब है इस चीज़ों का। तो यहाँ पर बात आपको समझने वाली क्या है कि रिसोर्सेज की डेफिनेशन, और अगर ज़्यादा हुआ तो आप ये अगर फिगर बना दोगे अपनी कॉपी में तो एग्जामिनर को मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो बात ये हो गई रिसोर्सेज की, हमने बात कर ली कि क्या क्या होता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई सब ये देखो, जो रिसोर्सेज है ना, इसका आप क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, तो बहुत सारी इनकी जो है क्लासिफाइड, मतलब रिसोर्सेज को बहुत सारे तरीके से जो है क्लासिफाइड किया गया है। तो पहला कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, हम इन सब के बारे में, ये जो येलो कलर से जो लिखा गया है इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। बट पहले समझ लो, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पर 2 हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। साथ में मेरे चलते चलो, मज़ा आ जाएगा पढ़ करके, दिमाग में एकदम सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक का मतलब ऐसे एक तरीके समझ सकते हो कि भाई जो लिविंग थिंग्स हैं ये वो सारी चीज़ें, और अबायोटिक का मतलब जो डेड हैं, जो लिविंग नहीं हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। देखो एग्जॉस्ट का मतलब क्या समझते हो, खत्म होना। एक ऐसा समय आएगा जब सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो देखो अब एग्जॉस्टिबिलिटी के दो टाइप्स आपके होंगे। एक आपका होगा रिन्यूएबल, ठीक है, दुनिया फिर से उठ खड़ी होगी। कहने का मतलब है कुछ ऐसी रिसोर्सेज जिसको आपको फिर से बना सकते हो, जैसे सन की लाइट है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है ना। तो ये क्या है, ये आपका रीन्यूएबल है, आप इसको रिन्यू कर सकते हो। लेकिन जैसे पेट्रोल डीजल, आपने 1 लीटर पेट्रोल जला दिया तो भी जला दिया, वापस नहीं आने वाला 1 लीटर पेट्रोल दोबारा आपके पास, आप उसको रिसाइकल नहीं कर सकते। क्लियर है बात। उसके बाद फिर कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ध्यान से समझते चलो, ओरिजिन है, एग्जॉस्टिबिलिटी है, ऑनरशिप है। तो ऑनर का मतलब क्या समझते हो ना, ऑनर, ये घर मेरा है, ये घर मेरे पापा का है, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स रिसोर्सेज हमारे होते हैं, इंडिविजुअल मतलब खुद का, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी, एक ऐसी भी तो रिसोर्स होगी ना जो पूरे गांव की होगी, पूरे शहर की होगी, जैसे तालाब, नदियाँ, ये सब। नेशनल और इंटरनेशनल, तो नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज होंगे क्या, तो ये सब सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट कहने का मतलब कि ऐसी रिसोर्सेज जो जिनकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। डेवलप्ड स्टॉक के बेसिस पर हम लोग रिसोर्सेज को देखेंगे, एंड रिजर्व के बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि हमारी जो रिजर्व रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन सी। चलो, तो सबसे पहले आपको हेडिंग क्या लगानी है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। बायोटिक रिसोर्सेज का मतलब सिंपल सी बात है भाई, बायोटिक मतलब यू ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड शोज लाइफ, बस इतनी बात याद रख लो ना, जो लाइफ को शो करते हैं, बायोस्फीयर से ऑब्टेन किए जाते हैं एंड लाइफ को शो करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, मैंने आपसे क्या कहा कि ह्यूमन बींग क्या एक तरीके का रिसोर्स ही तो है, ठीक है, हो सकता है कि हम लोगों का कोई और यूज़ कर रहा हो। फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा मीन्स आपको पता है फ्लावर होता है, प्लांट्स होता है, एंड फौना मीन्स एनिमल्स होता है। फिशरीज, लिव स्टॉक एक्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें हैं ना, मतलब जो भी लाइफ शो कर रही हैं वो सभी आपकी क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज हैं। उसके बाद एबायोटिक रिसोर्सेज कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स से बने हुए होते हैं, ठीक है, जैसे कि रॉक, मेटल्स, पहाड़, नदियाँ, पर्वत, ये सब आपके क्या हैं, सब आपके नॉन बायोटिक, सॉरी एबायोटिक, नॉन बायोटिक, एबायोटिक आपकी रिसोर्सेज है। क्लियर हो रही बात। देखो बहुत सिंपल है यार, ठीक है, नोट्स की टेंशन नहीं लेना, नोट्स आपको मिल जाएगा, आपको पता है, बस आप जरा ना थोड़ा सा कमेंट किया करो, ओके। यहाँ सर ये चीज़ें ठीक हैं, अच्छा लगा पढ़ करके, समझ में आया, क्या बातें समझ में आई, क्या बातें समझ में नहीं है, सब सारी बातें बताया करो, ओके। देखो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कि अब एग्जॉस्टिबिलिटी की बेसिस पर दो चीज़ें हैं, या तो आप ऐसी रिसोर्सेज जिनको आप रिन्यू कर सकते हो, ठीक है भाई, देखो खर्च हुआ फिर से बना लिया, खर्च हुआ फिर से बना लिया, खर्च हुआ फिर से बना लिया, तो उसको बोलते हैं रिन्यूएबल। तो भाई ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो सबसे बड़ी जो एनर्जी का सोर्स है वो आपका है सन। तो हम लोग उसे क्या करते हैं भाई, सोलर एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, विंड एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। वाटर हमारी जो फ्लो हो रही है, वाटर भी हमारी किस तरीके की एक है, हमारी वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती है। क्योंकि देखो हम लोग वाटर से ना डैम देखा है ना, डैम सर, ठीक है, तो वो डैम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, बिजली मतलब बनाई जाती है, पानी नीचे गिरता है, और उसके बाद उसका जो डायनामो है वो व्हील मूव करता है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, ओके। साइंस में सारी चीज़ें हमको बताएंगे। तो वाटर है, फॉरेस्ट है, एंड वाइल्ड लाइफ है, ये सब हमारी क्या है, रिन्यूएबल है कि नहीं भाई। सोलर बैटरी ख़त्म हुआ, फिर से उसको फिर से सन से फिर से चार्ज कर लिया, ये सब सारी चीज़ें। तो क्या कहता है कि रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड, सिंपल सी बात देखो, रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड और रीप्रोड्यूस्ड बाई, तो कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हो, या तो देखो फिजिकल तरीके से, या तो केमिकल तरीके से, या फिर मैकेनिकल तरीके से, मतलब उसको तोड़ फोड़ करके, ठीक है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल। तो कहने का मतलब है कि रिन्यूएबल ये सब आपकी क्या होगी, रिसोर्सेज होंगी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ कि रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस आफ्टर कंजम्पशन। 1 लीटर पेट्रोल है, 1 लीटर डीजल है, भाई गाड़ी ने पी लिया, खा लिया, ख़त्म। अब सेम उसी को चीज़ को दोबारा ऑब्टेन नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि अर्थ में हमारी जो रिसोर्सेज है ना वो फिक्स अमाउंट में है, आने वाले 40 से 45 साल में ये रिसोर्सेज जो हैं डीजल पेट्रोल सब ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए आप भी जो है पहले ही सब ये सब सारी चीज़ें चला लो। देखो ओके आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो ये सब आपकी क्या है, ये सब आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाएंगी। क्लियर है बात, इनको आप दोबारा बना नहीं सकते, इनको बनने के लिए फिर से मिलियंस ऑफ ईयर लगाना ही लगाना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, देखो ऑनरशिप की अगर हम बात करें तो ऑनरशिप का मतलब क्या होता है भाई, जिसके ऊपर आपका अधिकार हो, या हो सकता है कि आपका नहीं कई सारे लोगों का अधिकार हो। तो कहता है इंडिविजुअल का मतलब ही होता है सिंगल पर्सन, तो एक ऐसी रिसोर्स जिसके ऊपर पर्टिकुलर एक पर्सन का जो है अधिकार होगा। तो ये तो आपका घर हो सकता है, या आपकी हाउस हो सकती है, या आपके खेत हो सकते हैं, या आपके जो भी हो, आप अगर गांव में रह रहे हो तो आपके वेल वगैरह, आपकी अगर खेती है तो आपके कहीं कुएं होंगे, तो उन सब का
जो पोजीशन है वो आप ही के पास तो है ना, अधिकार है वो आप ही के पास तो है। ऐसा तो नहीं है ना कि सारे के सारे गांव वाले लोग जो है आकर के आपके खेत में कुछ और चीज़ बो करके चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो वही कहता है कि ऑन प्राइवेटली बाई इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स का मतलब सिंपल सी बात होती है सिंगल पर्सन अगर उसको क्या करे, ऑन करे, तो वो कहलाती है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जैसे कि प्लॉट्स है, हाउस है, आपकी घर है, सबसे एग्जांपल, बढ़िया सा एग्जांपल इंडिविजुअल का। पास्चर लैंड है, मतलब वो चराने वाली जगह एक तरीके से कह लो, ठीक है। उसके बाद वेल है, ये सब सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि देखो वो ना पूरी की पूरी कम्युनिटी पर उसका अधिकार है। जैसे जो ग्रेवयार्ड होते हैं, ठीक है, या जैसे मान लो कि अगर किसी की बॉडी को अगर जलाना है, मतलब मरने के बाद, ऐसे नहीं, या फिर दफनाना है, तो अब पर्टिकुलर किसी एक पर्सन का तो वो अधिकार होगा नहीं, उस कम्युनिटी के, मतलब कि हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, तो उस कम्युनिटी के जो भी लोग होंगे वो सभी लोग वहाँ पर वो चीज़ कर सकते हैं ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। जितनी भी कम्युनिटी हैं उन सभी के लिए क्या होनी चाहिए भाई, एक्सेसिबल होनी चाहिए। जैसे कि ग्रेजिंग ग्राउंड है, बरियल ग्राउंड्स है, पॉन्ड है, तालाब वगैरह, ये सब विलेज की, देखो एग्जांपल दे रहे हैं, ये सब आपके विलेज का एग्जांपल है। और जो पब्लिक पार्क हो गया, पिकनिक स्पॉट हो गई, प्ले ग्राउंड्स हो गया, फील्ड वगैरह हो गए, वो सब आपके अर्बन एरियाज़ में आते हैं। तो दो तरीके का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, विलेज का और अर्बन का। बात बताओ यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ध्यान से समझते चलो, पढ़ते चलो, और कोशिश करो हो सके तो इनको कॉपी में भी लिखते चलो, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो हम बात करते हैं, सॉरी इसमें दो हमारे और हैं, नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज का देखो क्या मतलब हुआ भाई, देखो कोई भी अगर नेशन है, ठीक है ना, इवन अगर उस वहाँ की गवर्नमेंट को लगता है ना कि देखो भाई ये इसका घर है और इसके घर में निकल गया है 1000 टन सोना, ठीक है, बात पता चल गई गवर्नमेंट को कि देखो इसका घर था, ठीक है, आपका घर तो आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आएगा ना, लेकिन गवर्नमेंट को पता चल गया कि यार इसके घर में ऐसा है, 1000 टन सोना निकला है, तो क्या करेगा, कहेगा भाई साहब ऐसा है, गवर्नमेंट आपको बोलेगी भाई साहब ऐसा है, ये लो 50 लाख रुपए और निकलो यहाँ से, तुम्हारा घर अब मेरा हुआ, ठीक है। तो ये वही कहता है नेशनल रिसोर्सेज, ऑल द रिसोर्सेज ऑफ नेशन कम्स अंडर नेशनल रिसोर्सेज, ऑल मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो अगर उसे लगता है कि उसकी वजह से गवर्नमेंट को या पब्लिक को अगर फ़ायदा होने वाला है तो ले लेगा। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो बात हो गई अपने, देखो टेरेस्ट्रियल की बात हो गई, मतलब ज़मीन की बात हो गई। ऐसा है कि जो हमारा ओशियन है ना भाई, हर नेशन की ओशियन में भी कुछ ना कुछ क्या है, पोजीशन है कुछ, तो ऐसा नहीं कि सब जो है सारा का सारा ओशियन ही किसी नेशन में, नहीं। तो कहता है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक, मतलब कि 22.2 किलोमीटर तक, मतलब हमारे कोस्टल एरिया से, कोस्टल मतलब जो लास्ट है ओशन का, जो लास्ट जो जगह, मतलब कोस्ट से कहाँ तक आप जा सकते हो ओशन में, कितना आपका हो सकता है, तो 22.2 किलोमीटर तक आपका जो ओशन है वो आपका है। कोस्ट मतलब जो कोस्ट है, उस कोस्ट से 22.2 किलोमीटर तक अगर आप चले जाओ तो पूरा का पूरा जो रिसोर्सेज है वो आपके नेशन के अंडर में आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? देखो उसके बाद इंटरनेशनल रिसोर्सेज होता है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज का मतलब क्या कि अब ये तो भाई देखो, अब इसको ना आप कंज्यूम नहीं कर सकते, तो इसको कंज्यूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो होते हैं ना, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा, तो ये कितने अंडर में आती है, ये कितने मतलब कौन सी एरिया के अंडर में आती है? कहता है कि द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल से लगभग 220-22 के आसपास किलोमीटर में अगर हम इसको बोले अपने इंडिया के लिए, तो 220 किलोमीटर माइल्स के बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, वो सब आपकी आती हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आती हैं, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद की जो जोन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, बिलोंग्स टू इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब देखो ये जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज है, मतलब कि 200 नॉटिकल माइल्स के बाद की जो एरिया होगा वो क्या होगा, नो इंडिविजुअल्स कंट्री कैन यूटिलाइज विदाउट द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन होते हैं, आपको उनसे, मतलब मान लो अगर हम इंडिया कंट्री के और हम चाहते हैं कि हम 200 नॉटिकल माइल्स के बाद यहाँ पर भाई हम जो है ड्रिलिंग करना चाहते हैं, ऑयल निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जा करके पहले इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर वो देते हैं तभी आप करोगे, अदरवाइज़ नहीं। तो ये सारी बातें हो रही हैं, समझते चलना है, लिखते भी चलना है। देखो ये सब सारी चीज़ें ना, आप देखो एक तो समझने वाली देखो एक बात होती है यार, और एक एग्ज़ाम में ना लिखने वाली बात होती है।
तो ठीक है, समझने वाली बात तो आप समझ पा रहे हो, लेकिन समझते समय ये भी समझ लो, ये भी अपने दिमाग में एकदम अच्छे से रख लो कि आप इसे एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। क्लियर है? तो देखो क्या कहता है, सिंपल सी बात है, द इकोनॉमिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग्स टू इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, और इसके बारे में आप ये वाली बात भी ज़रूर बताओगे। नेक्स्ट देखो कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब यहाँ से देखो थोड़े से चीज़ें बड़ी जहाँ पर बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न करती है। क्या कन्फ्यूज़न करती है? कहते हैं कि पोटेंशियल रिसोर्सेज। देखो पोटेंशियल रिसोर्सेज का क्या मतलब हुआ ना कि भाई देखो, पोटेंशियल का मतलब क्या समझते हो? ताकत, सामर्थ्य, शक्ति। बहुत पोटेंशियल है, पोटेंशियल बहुत है, पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन अभी तक क्या हुआ है ना कि अभी हमने उसका अच्छे से यूज़ करना नहीं सीखा है। ठीक है, कहता है कि रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, मतलब किसी रीजन में, किसी क्षेत्र में वो रिसोर्सेज पाई तो जा रही हैं, बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज। अभी उनका यूटिलाइजेशन अच्छे से होना स्टार्ट नहीं हुआ है या बहुत थोड़ा हुआ है, तो बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज इज कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। मैंने नहीं लिखा है, आप लिखोगे, इज कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। ये बताओ, राजस्थान में और गुजरात में विंड एनर्जी आप बहुत तगड़े में क्या कर सकते हो? क्रिएट कर सकते हो। देखो ये सब हम लोग साइंस में पढ़ेंगे, कैसे क्रिएट करते हैं विंड एनर्जी, ये सब सारी बातें समझेंगे। सर विंड से सर कैसे एनर्जी कैसे क्रिएट कर सकते हैं? वो देखा है पवन चक्की चलती है, बड़ी बड़ी ब्लेड्स जो होती हैं चलती हैं, तो उनके चलने से वो चल रही है, तो इसका मतलब वो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करती है? वो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है? वो कर रही है, वो मैकेनिकल एनर्जी कर रही है। अगर कोई भी चीज़, देखो याद रख लेना आज के बाद से, कि कोई भी चीज़ अगर मूव करती है तो इसका मतलब है कि उसके पास है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी को ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो रहा है? कन्वर्ट करने का काम किया जा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें पोटेंशियल रिसोर्सेज की बात हो गई। नाउ नेक्स्ट देखो हम बात करें डेवलप्ड रिसोर्सेज की। डेवलप्ड का मतलब क्या हुआ कि रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, जिनका देखो सर्वे किया जा चुका है। अभी सर्वे क्या होता है सर? सर्वे का मतलब देखो, कभी आप लोग देखे होंगे हेलीकॉप्टर ऊपर से जाती है और उसके नीचे से 10 मीटर ऐसे लंबा कोई तार गिरा देगा और ऐसा मशीन से ना कोई ऐसे ले, मतलब ऐसे करेगा, मतलब वो सर्वे किया जा रहा है कि भाई कहाँ पर रिसोर्सेज, कौन सी रिसोर्सेज है, कहीं सोना वोना तो नहीं छुपा है। ठीक है, किसी राजा महाराजा ने तो छुपा करके नहीं रखा है, ये सब सारी बातें होती हैं। तो रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, जिनका सर्वे हो चुका है, एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड, और जिनकी क्वालिटी भी हमें पता है कि अच्छा यहाँ पर 2000 टन कोयला निकलेगा, अच्छा देखो इसके घर में 200 टन सोना निकलेगा, मतलब सारी बातें पता हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड। वो हमारी रिसोर्सेज कैसी है भाई? देखो पूरी तरीके से डेवलप्ड, एकदम पकी हुई हैं, बस क्या करना है? मशीन लाना है और उसको बस निकाल लेना है। बात क्लियर हो रही है? तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज। याद रखनी है बात क्या, कि जिसका सर्वे भी हो चुका है, बात को ध्यान से ज़रा समझ लो, जिसका सर्वे भी हो चुका है और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी हमें पता चल गई है। ठीक है, मतलब एकदम फसल एकदम पक गई है, बस क्या करना है? उसको काटना है। ओके, अब देखो यहाँ पर एक और टर्म आपका स्टॉक। स्टॉक का देखो क्या मतलब हुआ? स्टॉक का मतलब हुआ कि देखो यार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी इन्वायरमेंट में हैं जो एज हम रिसोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसकी कोई अमाउंट नहीं है, लिमिटलेस है, मतलब कह सकते हो ना, बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक हम लोग यूज़ करना उसको नहीं जानते कि आखिर कैसे यूज़ किया जाए। तो ये वही बात कहता है, ये तो देखो समझने वाली बात हो गई कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, लेकिन वैसे ही अभी टेक्नोलॉजी ही ह्यूमन नहीं बना पाया है कि जिससे क्या कर सके, वो उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। तो ये बात वही कहता है। अब आप इसको लिखने वाले तरीके से कैसे पढ़ोगे? कहता है कि द रिसोर्सेज इन एनवायरनमेंट हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, जो ह्यूमन नीड को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके, बट नॉट यूज ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। अब अभी भाई ऐसी देखो कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं आई है कि जिससे वो उन रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए। जैसे कि बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल है वाटर। वाटर देखो दो चीज़ों का आपका जो है होता है, इसमें दो चीज़ें हमारी होती हैं, दो गैसेज होती हैं। कौन कौन सी? हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। और देखो मज़े की बात क्या है ना कि हाइड्रोजन, मैंने ये कई सारे बच्चों को बताया भी होगा कि हाइड्रोजन हमारी क्या फ्लेमेबल है, ये जलने वाली गैस है। और ऑक्सीजन क्या करती है? जलने में हेल्प करती है। वो जलती नहीं है लेकिन जलने में हेल्प करती है। तो सोचो, इससे हम कोई बहुत गजब की चीज़ नहीं बना सकते। वाटर में दो चीज़ें हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन अभी हमें ऐसा कुछ पता ही नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में आप ही में से कुछ बच्चे क्या करें, वाटर से चलने वाली जो है व्हीकल बना दे कि लो भैया, मतलब पानी में नहीं बात कर रहे हैं, सड़क की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ओके। नेक्स्ट हम लोग देखो बात करते हैं रिज़र्व की। रिज़र्व का मतलब क्या हुआ कि रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड
बाई एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। ठीक है, तो हम उसका बहुत लिमिटेड एक्सटेंट तक क्या कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रिज़र्व। जैसे कि आपका डैम है ना, वाटर इन डैम्स, जो वाटर होते हैं ना हमारे डैम्स में, तो देखो बहुत ज़्यादा भी हमने डैम्स नहीं बनाई है, बहुत सारे हमारे पास रिवर हैं, बहुत जगह हम लोग डैम बना सकते थे, लेकिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा भी डैम्स नहीं बनाई है। तो मतलब यूज़ तो कर रहे हैं थर्मल, मतलब ये हमारी जो मतलब जो हम इलेक्ट्रिसिटी है इस डैम से हम लोग देखो करते क्या, तो डैम से हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान रखना। ठीक है, फॉरेस्ट, तो इन सब का हम लोग बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी इनका किया नहीं जा रहा है, तो इनको हम लोग बोलते हैं रिज़र्व में है। देखो ऐसा है, तुमको रिज़र्व में रख दिया गया है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब सबसे पहले तुम्हीं को यूज़ किया जाएगा। ये बात हो गई, बात क्लियर है। तो ये सब हमारे क्या हो गए, रिसोर्सेज हो गए। ओके, इनके टाइप्स हो गए। अब बात करते, देखो अब ऐसा नहीं है यार कि जो रिसोर्सेज है ना वो आपको फ्री में मिली हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, आप जैसे देख रहे होगे कि कुछ ऐसी रिसोर्सेज है जिनको पर्टिकुलर कोई एक ही इंडिविजुअल्स मतलब चला रहा है, मतलब उनके लालच की कोई जो है मतलब सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है। तो कहने का मतलब है ना कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। ठीक है, क्या करना ज़रूरी है भाई, डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। तो अगर आप डेवलपमेंट नहीं करोगे रिसोर्सेज का, ऐसा नहीं है कि मतलब यूज़ ही ना किया जाए, नहीं, यूज़ करनी है, लेकिन एक लिमिट के साथ। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा अगर अमाउंट में अगर हम रिसोर्सेज को अगर यूज़ करने लगे तो देखो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये वही कहता है कि द एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज लीड द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। व्हाट प्रॉब्लम, कह रहा है क्या, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। ऐसा होगा कि रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी, डिप्लीट हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी। दूसरी बात ही बताता है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड डिवाइड द सोसाइटी इन रिच एंड पुअर। ये देखो ये सबसे ख़राब चीज़ है। सही बात बोल रहा है ये ज्योग्राफी वाला जो बंदा जिसने भी लिखा है ना, काफ़ी अच्छी बात बताता है। कहते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि अगर आप रिसोर्सेज को किसी एक ही हाथ में अगर दे दो, जैसे मान लो कि एक बहुत बड़ी आप इंडस्ट्री का नाम सुन लो और सोचो कि सारा का सारा रिसोर्सेज उसी के हाथ में दे दिया जाए, कोयले की खदान, तेल का जो माइनिंग है, सब कुछ अगर उसके हाथ में दे दिया जाए, तो क्या होगा, क्या हमारी ये जो सोसाइटी है वो रिच एंड पुअर दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो जाएगी? एक तो बहुत ही रिच हो जाएंगे, एक तो एकदम ही पुअर हो जाएंगे, होगा ना ऐसा। तीसरी चीज़ ये कहता है कि इट क्रिएट ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज। अब देखो, अब अगर बहुत ज़्यादा भी अगर आप क्या कर रहे हो, रिसोर्सेज को अगर आप यूज़ कर रहे हो बहुत ज़्यादा, एकदम हद से ज़्यादा, कि नहीं आज जो है एकदम इस पहाड़ को पूरा काट करके जो है इसका सारा पत्थर ले लेना है, सारी चीज़ें, तो अगर आप बहुत ज़्यादा अगर यूज़ कर रहे हो तो क्या क्रिएट हो सकती है, कुछ ग्लोबल क्राइसिस क्रिएट हो सकती है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है ना, अर्थ जो है ना वो गर्म हो रही है। उसके बाद ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर का क्या होने लगेगा, डिप्लीट मतलब नष्ट होने लगेगा, डिस्ट्रॉयड होने लगेगा, पॉल्यूशन क्रिएट होने लगेगी, और इसी के साथ साथ लैंड का डिग्रेडेशन भी होने लगेगा। मतलब जब बारिश होगी तो बहुत सारी जो मिट्टी है वो कट करके चली जाएगी, इसको हम लोग बोल रहे हैं लैंड का डिग्रेडेशन। तो ये इसलिए क्या है, ये सब मेजर प्रॉब्लम है, तो ध्यान रखना ये सब जो आपकी तीन बातें हैं ये क्या है, ये मेजर प्रॉब्लम है। किसकी वजह से, एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। ओके, नेक्स्ट देखो बात करते हैं, तो अब सवाल है भाई कि डेवलपमेंट कैसे किया जाए। तो उसके लिए ना देखो क्या हुआ, उसके लिए एक आइडिया दिया गया कि एक हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करा जाए। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि देखो आप ना रिसोर्सेज का यूज़ करो, ठीक है, आप रिसोर्सेज का यूज़ करो, लेकिन इतना भी ज़्यादा मत कर दो कि फ्यूचर जनरेशन को क्या करना पड़े, उससे कंप्राइज़ करना पड़े। मतलब कि पता चला कि आप इतना ज़्यादा यूज़ कर लिए, इतना ज़्यादा यूज़ कर लिए कि भाई हमारे आने वाले बच्चों के लिए कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो यूज़ करो लेकिन सारी चीज़ें मिला जुला करके। ठीक है, आपका जो इन्वायरमेंट है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, जो आपके आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है वो इन चीज़ों से वंचित ना रह जाएं कि नहीं मेरे पापा तो डीजल वाली गाड़ी चलाते थे, हम ये पानी वाली गाड़ी चला तो ये चीज़ें, या फिर हम तो बैल गाड़ी चला रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये वही देखो कहता है कि इट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। ध्यान से सुन लो मेरी बात को, क्या कहता है, इट मीन्स व्हाट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, डेवलपमेंट देखो होना चाहिए, होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कैसे, विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइजेज विद फ्यूचर जनरेशन। भाई जो आने वाले बच्चे हैं उनके हक का आप जो है रिसोर्सेज यूज़ नहीं करना है। अब ये पता नहीं कैसे पॉसिबल होगा, यूज़ तो कर ही जा रहे हैं कंटिन्यूसली।
तो बट इसी को कहता है कि यही आपका क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जिससे कि आपकी बस 2 बातें याद रख लो कि इन्वायरमेंट आपका डैमेज नहीं होना चाहिए और अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करनी है। बड़ी अजीब चीज़ है नहीं, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या किया गया, ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है भाई। इसकी कहानी आप ही बता दोगे। तो ये सब सारी बातें कहीं बताई गई, कहाँ बताई गई, तो एक जगह है ब्राज़ील में, कहाँ, रियो दी जेनेरियो, ये नाम है उस जगह का, ध्यान रखना। ये क्या, ये जो रियो दी जेनेरियो है ना, वो क्या है, नाम है। कहाँ पर है भाई, ब्राज़ील में है। तो वहाँ पर समिट किया गया, समिट मतलब मीटिंग करी गई, है ना। कब की बात है ये, 1992 की बात है। तो बहुत सारे कंट्री के जो हेड हैं, जैसे जो इम्पोर्टेंट, जैसे पीएम वगैरह, हर एक कंट्री के राष्ट्र प्रेसिडेंट वगैरह हैं, तो वो उन्होंने क्या किया, मीट किया और वहाँ पर ये सब सारी बातें आपस में उन्होंने डिस्कस करी। ओके, और देखो वो क्या था, एम क्या था उस रियो दी जेनेरियो जो समिट हुई थी 1992 में, उसका एम क्या था। तो लगभग, अच्छा ये बात याद रखना, ये 100 हेड्स ऑफ स्टेट मीट, मतलब जो 100 कंट्री के जो हेड है ना, वो आपस में क्या करे थे, मिले थे और वो सब सारी बातें उन्होंने कही थी कि अच्छा ठीक है सर, देखो ऐसा करना है। ओके, अब एम देखो क्या रखा गया, एम ये रखा गया कि एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। भाई देखो, इन्वायरमेंटल को भी हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट को भी हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल, और हमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब समझ रहे हो कि देखो यार, अगर तुम कंट्री हो, तुम्हारी जो पड़ोसी कंट्री अगर वो बहुत ज़्यादा गरीब है, ठीक है, तो उसकी थोड़ी सी ज़रा से हेल्प कर दो। कहने का मतलब ये है, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या मतलब एक इस तरीके से कि समाज में, इस सोसाइटी में कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा गरीब ना बन जाए कि अमीर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, गरीब और ज़्यादा नीचे हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब इसके एम थे, ठीक है। रिसोर्सेज का मतलब एक फेयर जो है डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए लोगों के बीच में। तो हुआ क्या था, तो एक डिक्लेरेशन बनाया गया। क्या बनाया गया, ध्यान से सुन लो, एक डिक्लेरेशन बनाया गया ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ठीक है, और इसको एडॉप्ट किया गया और एजेंडा 21 नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, तो इस एजेंडा 21 में बहुत सारी बातें थी। क्या बातें थी, वही बातें जो हम आपको फिर से बता रहे हैं। क्या कहा गया कि देखो ऐसा है, सभी देश मिल करके इन्वायरमेंट को डैमेज होने से बचाएंगे, ठीक है। अजीब लगता है सुनने में, लेकिन कोई नहीं करता, सब अपने मन का सब करते हैं, ठीक है। ये बस कहने की बात है। तो कह रहे हैं ना कि कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, क्या बोला गया कि देखो भाई, हम लोग 100 कंट्री के लोग यहाँ हैं ना, तो हम सारे लोग मिल करके क्या करेंगे, देश को जो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से बचाएंगे, सब सारी चीज़ों से बचाएंगे, पोवर्टी से बचाएंगे, ठीक है, पोवर्टी से बचाएंगे। मतलब किसी गरीब को, किसी देश को बहुत ज़्यादा गरीब नहीं होने दिया जाएगा, या किसी पर्सन को, मतलब ये सब सारी बातें आपस में वो कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, ये वही बात है जी, मैंने जो आपको जो बताई, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। म्यूचुअल नीड्स का मतलब समझते हो कि भाई एक आपका जो पड़ोसी है, अगर वो गरीब है तो उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दो उसको। अगर किसी की ज़रूरत है, दवा पानी की अगर ज़रूरत है तो दे दो, ठीक है। फूड्स की ज़रूरत है तो अगर आपके पास है सफिशिएंट अमाउंट में तो दे दो। तो ये वही कहता है कि म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सब सारे देश आपस में मिल करके बैठ करके बात कर रहे हैं, और इसी का नाम दे दिया गया एजेंडा 21, और यही आपको पढ़ना पड़ रहा है। एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन एजेंडा। तो जितनी भी आपकी लोकल गवर्नमेंट है स्टेट लेवल पर, या फिर जो और आप जैसे आओ, ठीक है, तो वो सारी की सारी, मतलब ग्राम पंचायत वगैरह सब सारी चीज़ें वगैरह, तो उन सभी की भी क्या होनी चाहिए, अपना खुद का भी एक एजेंडा होना चाहिए, ठीक है। ये सब सारी बातें वहाँ पर लोग बैठ करके कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट देखो, बात करते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग की। तो भाई देखो, बहुत बात हो गई कि ठीक है, ये किया जाए, वो किया जाए। अब एक्चुअल पे आओ कि रिसोर्सेज प्लानिंग। तो सवाल यहाँ से उठता है, क्वेश्चन आपका बड़ा एक फेवरेट क्वेश्चन आता है कि वाई वी नीड इट। भाई रिसोर्सेज प्लानिंग की क्या ज़रूरत है। देखो, तो हम लोग कुछ एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझेंगे। कहता है कि इंडिया इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, इंडिया की जो है ना डाइवर्सिटी, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। किसके मामले में, रिसोर्सेज के मामले में। जैसे कि कुछ रीज़न ऐसे हैं हमारे इंडिया में जो बहुत ज़्यादा रिच हैं, ठीक है, इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा उनमें, मतलब सर्टेन टाइप की रिसोर्सेज उनमें बहुत ज़्यादा है, बट लैक इन सम अदर रिसोर्सेज, और कुछ रिसोर्सेज एकदम ही नहीं है या ख़त्म के बराबर हैं। जैसे कि देखो, ये एग्जांपल देता है कि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आर रिच इन मिनरल एंड कोल्स। तो वहाँ पर वो क्या है, रिच है, किस मामले में भाई, मिनरल्स एंड कोल के मामले में। अगर हम अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा वाटर है, तो लेकिन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी है, लैकनेस है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। तो इस वजह से वो अभी एरिया जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हो पाया। तो ये क्यों हो रहा है,
देखो वहाँ पर वाटर ही वाटर है हर जगह, तो ये सब आपके मिनरल्स वगैरह, कोल्स वगैरह, आयरन वगैरह सब वहाँ पर नहीं निकल रहे हैं। तो अब ऐसी बात है, वहाँ पर किसकी कमी हो गई? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो गई ना। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी तो डैम भी अच्छे से कहाँ बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। कहने का मतलब मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हमें रिसोर्स के प्लानिंग की ज़रूरत है। सो अ बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ नीडेड एट द नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स। बात समझ में आ गई? तो एक बड़ा सा यहाँ से अच्छा सा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। वाई वी नीड इट, वाई वी नीड रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो ये सारा का सारा आंसर आप दे सकते हो। ओके, अब देखो कहते हैं कि हाउ। ठीक है भाई, आपने तो बता दिया वाई, आपने तो बता दिया, इसका रीज़न तो बता दिया, ठीक है, कि भाई क्यों किया जाए। अब हाउ, चलो ठीक है बता तो दिया, अब बताओ क्यों करें, मतलब सॉरी कैसे करें, हाउ कैसे किया जाए। तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई करना है एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। तो सबसे पहले आप ये देखो कि कंट्री के किस पार्ट में कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अब ये सब सारी चीज़ें आप कैसे करोगे, है ना, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो सर्वेइंग करना पड़ेगा। सर्वेइंग का मतलब कि जो है देखना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ पर ये रिसोर्स है, यहाँ पर अच्छा यहाँ पर यूरेनियम है, यहाँ पर जो है कोल है, यहाँ पर ऑयल है, यहाँ पर वाटर है, ये सब सारी चीज़ें हमारी आती हैं सर्वे में। उसके बाद मैपिंग करना पड़ेगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना पड़ेगा कि कितनी अमाउंट में है। ठीक है, पता चला कि भाई लगा दिया और पता चला कि 2 ही केजी जो है निकला कुछ भी तो ऐसे मतलब रिसोर्सेज का कोई मतलब नहीं होगा। उसके बाद मेज़रमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और मेज़रमेंट वही की सारी बातें हैं कि भाई क्या है, कैसे निकाला जाए, क्या सारी चीज़ें, ये आपको सब सारी बातें आ जाएंगी किसमें, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, ये इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो क्या क्या बातें लिखनी है आपको, बात क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो दूसरा कहता है कि इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना पड़ेगा, एक इंस्टीट्यूट बनाना पड़ेगा उन रिसोर्सेज को निकालने के लिए। उसके बाद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, स्किल्स लगाना पड़ेगी, ये सब सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ये आपका दूसरा पॉइंट है, तो ध्यान रखना, पहला पॉइंट आइडेंटिफिकेशन आप करोगे और दूसरा इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी देखो अगर हम बात करें तो तीसरी बात ये बोलता है कि मेकिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट्स प्लान। देखो जो भी, तो इनको आप पूरे नेशन से जोड़ो, ऐसा नहीं कि आप किसी एक स्टेट को लेकर के चल रहे हो ना, आप इनको पूरे के पूरे नेशन से जोड़ो। देखो कि जहाँ पर जिसकी चीज़ की कमी है उस चीज़ को वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करो, भेजो, ठीक है ना, जहाँ पर जिस चीज़ की अधिकता है वहाँ से हटाओ उस चीज़ को। तो ये कहने का मतलब है कि आप इसको पूरे नेशन के साथ क्या कर दो, डेवलपमेंट प्लान से ऐड कर दो। ये तब जा कर के आपका क्या होगा कि कैसे यूज़ किया जाए इन रिसोर्सेज को अपने हम कंट्री में, ये सब बातें क्लियर हो सकती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की। अब आ जाओ, तो एक सिंपल सी बात याद रख लो, अपने इंडिया की हम बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया में मान लो हमने कहा कि हमारे पास लैंड जो है वो टोटल मान लो देखो जैसे आपको पता है कि वाटर, जैसे लैंड में भाई लैंड है तो एक तो ऐसा होगा ना कि भाई कुछ पोर्शन तो क्या हो जाएगा आपका ये वाटर में निकल जाएगा, ठीक है। देखो इसमें ऐसा कर लो, एक मिनट कहीं कुछ मिस हो रहा है क्या, एक पेज नहीं ठीक तो है। ओके देखो ठीक है देखो ना, बात करें देखो अगर लैंड रिसोर्सेज की, तो लैंड रिसोर्सेज में अगर हम अपने पर्टिकुलर इंडिया की बात कर रहे हैं ना, लैंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले इसमें आएंगे आपके प्लेन्स। तो प्लेन्स कितने परसेंट आपको याद रखने हैं, 43%। 43% क्या होगा, प्लेन होगा। उसके बाद माउंटेन कितना होगा, 30%। उसके बाद प्लेट्यू कितना होगा आपका, 27%। अब देखो ज़रा इन प्लेन्स में क्या क्या 3 चीज़ें आएंगी, एग्रीकल्चर, या तो आप एग्रीकल्चर करोगे ना, खेती बाड़ी करोगे, प्लेन में ही तो करोगे, माउंटेन में थोड़ा ना करोगे, प्लेट्यू में थोड़ा ना करोगे, या फिर उस प्लेन में आप इंडस्ट्री लगाओगे या अपने घर बनाओगे, 3 में से कोई एक चीज़ करोगे, ठीक है। दूसरी माउंटेन की देखो बात करें तो कुछ माउंटेन हमारा जैसे रिवर फ्लो करता है, उसके बाद कुछ टूरिज़्म एंड इकोलॉजिकल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, बात समझ में आ रही है। और प्लेट्यू की देखो अगर बात करें, जो कि कितनी है 27%, ध्यान रखना, माउंटेन है 30% और प्लेट्यू है 27, 3% कम है। तो इसमें प्लेट्यू में क्या होते हैं, इसमें रिच मिनरल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह भी इन सब सारी चीज़ों में, या फॉरेस्ट वगैरह भी इन प्लेट्यूज़ में होती हैं। हाँ क्लियर है बात। ओके, अभी हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे ज़रा समझो लैंड का यूटिलाइजेशन। मतलब कि हमारे पास जो लैंड है ओवरऑल, कहने का मतलब कि सर हमारी ये जो इंडिया है, तो इस इंडिया में जो लैंड हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं ना, वो किस तरीके से कर रहे हैं।
कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हाउ टू यूज इट, या ये कैसे यूज़ हो रहा है, हाउ कैन बी इट यूज्ड। ओके, तो देखो कैसे यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमारा आ गया फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट तो भाई फिक्स है, वो तो फिक्स है ना। तो कुछ पार्ट कहाँ चला गया, फॉरेस्ट में चला गया, यूज़ हो गया। अच्छा, कुछ पार्ट देखो, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब कुछ ऐसे भी देखिए, तो हमारा देखो फॉरेस्ट निकल गया। अब कुछ ऐसे भी हमारे लैंड हैं जो कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो अब उन लैंड में क्या क्या आ सकता है, तो भाई किसके लिए यूज़ करेंगे, जैसे कि कौन से ऐसे लैंड हो गए, तो एक कह रहा है कि बैरन लैंड या वेस्ट लैंड, ठीक है, जो मतलब बंजर भूमि है, जो बंजर ज़मीनें हैं, जिनमें कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे आपने गेहूँ लगा, होएगा ही नहीं, होगा ही नहीं, पैदा ही नहीं होगा, सारे के सारे फसल मर जाएंगे, तो उसको बोलते हैं बैरन लैंड। ओके, तो इस तरीके से यूज़ हो रहा है, मतलब खाली पड़ा रहे क्या। दूसरा, लैंड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, रोड्स एंड फैक्ट्रीज, सही सही बात है। तो ये भी तो हमारा क्या होगा, नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। इसमें आप कहाँ, जहाँ आप रोड बना रहे हो, जहाँ फैक्ट्रीज बना रहे हो, वहाँ थोड़ी ना जा करके आप कहोगे कि ये मेरे को दे दो, एग्रीकल्चर मेरे को करना है, खेती किसानी करनी है, थोड़ी ना देगा वो। तो कुछ ऐसी लैंड भी हैं जो क्या यूज़ हो रही हैं, क्या बनाने में, बिल्डिंग्स, रोड्स और फैक्ट्रीज़ वगैरह बनाने में यूज़ हो रही हैं। अच्छा, तीसरी लैंड ऐसी है जो परमानेंट पास्चर है एंड ग्रेजिंग लैंड है, ठीक है, मतलब साल भर वहाँ पर क्या गाय बैल भैंस बकरी चारा चरते रहते हैं। आपने देखा होगा, अपने घरों के अगल बगल देखा होगा, कुछ ऐसे लैंड होते हैं जो बहुत लंबी होती है, छोड़ दी जाती है कई सालों तक, ठीक है, उसमें जो है डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं वो आकर के अपना चारा पानी खाते पीते हैं। उसके बाद लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स। अच्छा देखो, कुछ ऐसे भी तो लैंड है ना जहाँ पर ट्री लगा करके छोड़ दिया जाता है, जैसे जिनको बगीचा बोलते हैं। तो भाई अब उनमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो फिक्स हो गया। देखा होगा आपके गांव शहर में आपके होंगे, वैसे भी जो बच्चे गांव से बिलोंग करते होंगे उन्होंने देखा होगा बगीचा जिसको बोलते हैं। उसके बाद वेस्ट लैंड होते हैं, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। कुछ ऐसे भी लैंड्स होते हैं जो मतलब कल्टिवेट, मतलब एक तरीके से वो ठीक तो है ज़मीन, लेकिन उनको छोड़ दिया जाता है कि नहीं नहीं हम तो नहीं करेंगे, जाने दो। तो वो सब हमारा किस में आ जाता है, वो भी हमारा वेस्ट लैंड में आ जाता है। तो ये हमने बात करी लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अच्छा, अब उसके बाद फिर हम एक ऐसे लैंड की बात कर लेते हैं जिसमें हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो हम लोग उसको कहेंगे नेट शोन एरिया। आपने कितनी चीज़ें बोई हैं, आपने कितने एरिया में बोया है, सॉरी कितने चीज़ें नहीं, आपने कितने एरिया में जो है आपने क्रॉपिंग करी है या फसलें उगाई है। तो कहते हैं कि एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर। अच्छा, ये नॉट सोन एरिया की आपकी डेफिनेशन हो गई कि नेट सोन हो गई, सॉरी नॉट नहीं, नेट सोन एरिया की ये क्या हो गई आपकी डेफिनेशन होगी। क्या कहता है कि एरिया शोन मोर देन, यहाँ पर सॉरी सोन होगा, सोन SOWN, सोन मतलब बोना होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। मतलब क्रॉप्स वगैरह अगर आप कुछ ऐसे बीजे वगैरह आप डाल रहे हो तो उसको गेहूँ चावल अगर आप बो रहे हो, तो ये चीज़ें हैं। तो क्या कहता है कि एरिया शोन मोर देन वन इन एन एग्रीकल्चर एरिया, मतलब एक साल में आप एक बार से ज़्यादा अगर किसी क्रॉप को अगर उगा रहे हो तो वो आपका एरिया किसके अंडर में आएगा, नेट सोन एरिया के अंडर में आएगा। नेट सोन एरिया का मतलब क्लियर हुआ कि एक साल में एक से ज़्यादा बार उस ज़मीन में फसल को उगा लेना, वो आपका आएगा नेट सोन एरिया के अंडर में। क्लियर है बात। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, पढ़ते चलो सब बातें समझ में आ जाएंगी। देखो अब लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। देखो लैंड डिग्रेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन ना क्या है कि अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारी गलत चीज़ें करता है। उनमें से एक सबसे जो गलत चीज़ है वो है डिफॉरेस्टेशन। तो सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कभी कभी जानवरों से, अपने जानवरों से इतना ज़्यादा चरा देता है, खा लो भाई खा लो, सब फ्री का है खा लो। माइनिंग, ठीक है, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वो क्या कराती हैं, माइनिंग कराती हैं अपने लेबर से। कॉजेज़ लैंड डिग्रेडेशन, तो इसकी वजह से लैंड हमारा क्या होता है, टूटने फूटने लगता है। बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो मिट्टी सारी की सारी बह करके चली जाती है कहीं और, तो इसको बोलते हैं लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। किसकी वजह से, रीज़न क्या है, तो डिफॉरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग है, माइनिंग है, ये सब इसके कॉजेज़ हैं। अब सवाल उठता है कि हाउ टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। बहुत अच्छा सवाल है भाई, कैसे कंट्रोल किया जाए लैंड के डिग्रेडेशन को। तो सबसे पहला काम एफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ लगाओ, ट्रीज को प्लांट करो। दूसरा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। देखो ग्रेजिंग का एक मैनेजमेंट होना चाहिए,
ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मतलब एकदम जी तोड़ जो है, जब तक उसमें एक एक सिंगल घास नहीं हट जाता तब तक हम अपनी गाय बैल भैंस बकरियों को चरा रहे हैं। तो उसके लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, इससे भी हम लोग लैंड की डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी बात बताता है कि स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाई ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। देखो अगर आप बात कर रहे हो सैंड ड्यून्स की, मतलब आप रेगिस्तान वगैरह की बात करो, तो क्या करो आप वहाँ पर ग्रो करो, क्या थॉर्नी बुशेस को आप ग्रो करो। तो ये क्या करेगी, ये जो सैंड ड्यून्स होंगे उनका स्टेबलाइजेशन करेगी, उनको रोक करके रखेगी। कौन, थॉर्नी बुशेस, है ना, कांटे वाली जो पौधे होते हैं वो। उसके बाद कहते हैं कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड। तो जो वेस्टलैंड है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब भाई खेती करने लायक ज़मीन तो है, छोड़ दिया 5 साल से, नहीं नहीं मेरे को कोई मतलब नहीं। उसके बाद कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़। तो माइनिंग एक्टिविटीज़ भी जो है ना उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि अंधाधुंध में एकदम निकाले जा रहे हैं पत्थर पत्थर पत्थर, और निकाल करके ये लोग कर दिया 60 फीट का गड्ढा एकदम। आना कभी हमारे गांव, दिखाएंगे आपको यहाँ पर कितने बड़े बड़े जो है पहाड़ों को काटा गया, और पहाड़ को काट करके प्लस उसको और एकदम जितना ऊंचा पहाड़ था उतना नीचे गड्ढा कर दिया गया ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटी। देख रहे हो, अब नाम बताएं कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये सब सारी वैसे चीज़ें ज़रूरी भी हैं, है ना। चलो देखो, तो ये बात हो गई किसकी, इसका हम लोग कंजर्वेशन सॉरी हाउ टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं सॉइल एज रिसोर्सेज। सॉइल की बात करते हैं, ठीक है। तो सॉइल देखो हमारी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है। आप सॉइल को फिर से रीन्यू कर सकते हो। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें होती हैं ऑर्गेनिक, ये दो चीज़ों से मिलकर के बनी होती हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। देखो ऑर्गेनिक कहने का मतलब जब भी अगर ऑर्गेनिक बोला जाए तो उसमें कार्बन की चीज़ों को मानो, ठीक है, कि उसमें मस्ट है कि कार्बन होगा। और अगर इनऑर्गेनिक बोला जाए तो विदाउट कार्बन, ठीक। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है। सॉइल क्या करता है, एक मीडियम है प्लांट की ग्रोथ होने के लिए, एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। जैसे कीचुए वगैरह कहाँ रहते हैं, सॉइल में ही तो रहेंगे। उसके बाद इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म अप टू फ्यू सेंटीमीटर। ये कहा जाता है, सॉइल के बारे में ऐसी धारणा है कि लगभग ये मिलियंस ऑफ ईयर लेगा क्या बनने के लिए, 1 सेंटीमीटर की मोटाई ऑब्टेन करने के लिए। मतलब जैसे अर्थ पर 1 सेंटीमीटर का लेयर आ गया तो उसको होने में कितना समय लगेगा, लगभग 1 मिलियन ईयर्स का समय लगेगा, ठीक है। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो पहला कहता है चेंज इन टेम्परेचर, दूसरा एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, तीसरी चीज़ विंड, और चौथी चीज़ ग्लेशियर्स। तो ये सब ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारा सॉइल क्या हो रहा होता है, फॉर्म्ड हो रहा होता है, बन रहा होता है थ्रू आउट द ईयर। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो बात करेगा क्लासिफिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा बच्चे लोगों का ये सर घुमाने वाला टॉपिक है, लेकिन मैंने एक ट्रिक बता दिया है। अगर आपको टाइप्स याद रखने हैं ना कि सॉइल कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप बस दो आप वर्ड याद रख लो, फारबाल, फार FAR और BAL, फारबाल, ठीक है। तो F का मतलब यहाँ पर आपका हो गया फॉरेस्ट सॉइल, A का मतलब हो गया एलुवियल सॉइल, R का मतलब हो गया रेड एंड येलो। जब भी आप रेड की बात करोगे तो येलो के साथ में ये आ ही जाएगा, रेड एंड येलो सॉइल। B आपका हो गया ब्लैक सॉइल, A हो गया आपका एरिड सॉइल, और L हो गया आपका लैटेराइट सॉइल, मतलब फार, ठीक है, और बाल, फार बाल। ओके, ये ऐसे याद रखो। देखो भाई भाई से सभी के बारे में बात कर लेते हैं। कहता है पहले फॉरेस्ट सॉइल, तो आप सिंपल सी बात है, ये बातें आप याद रख लोगे। अब नाउ फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने एफ से, दैट मीन्स फॉरेस्ट सॉइल। क्या होता है भाई, देखो हिली एंड माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट, मतलब कि जहाँ पर सफिशिएंट रेन होती है वहाँ पर। और ये डिफरेंट होते हैं डिफरेंट लोकेशन पर, जैसे कि लोमी मतलब एक तरीके से चिकनी कह लो, ठीक है, और सिल्टी मीन्स स्लिपरी व्हेन नॉट वेट। अगर ये सूखी भी होगी तो भी ये क्या होगी, स्लिपरी होगी। तो ये सब सारी चीज़ें कहाँ पाई जाएंगी, इन वैली साइड, मतलब जो घाटी होती है, वैली मीन्स घाटी जिसको बोलते हैं ना, मतलब ये इस तरीके से देखो बन नहीं रहा है ये चीज़, ठीक है, इस तरीके से। तो ये लोमी साइड है, ये जो वैली साइड है, ये वाली वैली, इसको हम लोग वैली साइड बोल रहे हैं। ओके, उसके बाद ये देखो कोरस होता है, ठीक है, कोरस ग्रेन अपर स्लोप, तो अपर वाले स्लोप में ये कोरस होता है। उसके बाद लोअर पार्ट, अगर लोअर पार्ट की बात करें तो लोअर पार्ट ऑन द रिवर टेरेस एंड एलुवियल फैंस। देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है एलुवियल फैंस। इस एलुवियल फैंस का मतलब एक तरीके से ये शेप है, ध्यान रखना, ट्रायंगुलर शेप डिपॉजिट होता है। तो ये क्या होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। यहाँ पर देखो मैंने फिगर बना दिया है, ये है आपका एलुवियल फैंस, ये चीज़ दिख रहा है, ये सब क्या है आपका
ये आपका एक एलुवियल फ़ैन है। तो ये वाली जो सॉइल है ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, जो कि ट्रायंगुलर शेप में देखो आपको दिखाई दे रही होगी। इस हर एक जगह पर छोटे छोटे देखो आपको ट्रायंगल देखो नज़र आ रहे होगी इस तरीके से, ठीक है ना, ये इस तरीके से। तो ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। ओके, ये बात हो गई एलुवियल फैंस की, सॉरी एलुवियल सॉइल्स की बात हो गई। ना नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें अपने, तो इम्पॉर्टेंट है कि यही चीज़ है, सॉरी फॉरेस्ट सॉइल की भी हमने बात करी, एलुवियल फैन से गड़बड़ हो गया काम। ओके, तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें आप लोग जैसे ध्यान रख सकते हो कि भाई एलुवियल फैंस हमारा रिलेटेड है, फॉरेस्ट सॉइल से रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं एफ ए देखो एफ और एफ ओ हमारा हो गया। अब ए की बात करते हैं तो एलुवियल सॉइल्स की बात कर लो। एलुवियल सॉइल्स में देखो इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल, मतलब ऑलमोस्ट हमारे इंडिया में हर जगह, ये थोड़े बहुत पार्ट में हर जगह फैला हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा सॉइल यही वाला फैला हुआ है पूरे इंडिया में। कहाँ कहाँ है तो होल नॉर्दर्न पार्ट हमारा जो भी पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न पार्ट है इसी सॉइल से कवर्ड है। उसके बाद थोड़ा सा ये और एक्सटेंड कर गया है, कहाँ राजस्थान में और गुजरात में भी थोड़ा सा ये एक्सटेंड कर गया है। उसके बाद ये जनरली देखो बनता किससे, तो ये 3 रिवर सिस्टम से मिल करके बनता है, और ये तीनों की तीनों जो रिवर है वो हिमालयन रिवर है। हिमालयन रिवर का मतलब कि जो हिमालय से रिलीज़ हो रही हैं, बन करके निकल रही हैं। तो कौन कौन सी है देखो, इंदस है, गंगा है एंड ब्रह्मपुत्र है। इन तीनों से मिल करके हमारी एलुवियल सॉइल बनती है। देखो जितने भी हमारे ये उत्तर प्रदेश वाले, जितना भी ये जो प्लेन एरिया है ना, बिहार वाला जो भी प्लेन एरिया है, वो सब इसी एलुवियल सॉइल से मिल करके बना है। और इसी की वजह से यहाँ पर आप देखोगे पॉपुलेशन आपको सबसे ज़्यादा नज़र आएगी यूपी एंड बिहार में, ठीक है, क्योंकि ये जो गंगेटिक रीजन है ना, ये पूरा का पूरा हमारा एलुवियल सॉइल से मिल करके बना हुआ है। तो देखो आप एलुवियल सॉइल ना जैसे जनरली 2 तरीके से क्लासीफाइड किए जाते हैं उनके एजेस के बेसिस पर। एक होता है भांगर, एक होता है खादर। वो ऐड देखा है तुमने, भांगर सीमेंट अच्छा नहीं सबसे अच्छा क्या कहता है, पता नहीं क्या कहता है। तो ओल्ड एलुवियल होता है जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, भांगर। और एक हमारा होता है न्यू एलुवियल जिसको हम लोग बोलते हैं खादर। तो बेसिक सी कुछ बातें हैं, इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकर मॉड्यूल्स होते हैं, इसमें काफ़ी कम कंसंट्रेशन ऑफ कंकर मॉड्यूल होते हैं। ये ओल्ड जो एलुवियल है वो काफ़ी कम फर्टाइल है, ठीक है, और मतलब बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, लेकिन इसके कंपेरिजन में अगर हम न्यू एलुवियल की बात करें तो इसके कंपेरिजन में ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। मोर फर्टाइल है कौन सा, न्यू एलुवियल, दैट मीन्स खादर। तो खादर आपकी ज़्यादा फर्टाइल है, याद रखनी ये बात। अच्छा, इसमें होता क्या क्या चीज़ें हैं, तो रिच इन पोटाश होता है, फॉस्फरिक एसिड्स होती है, लाइम होता है। चलो आप बच्चे जो है मेरे को लाइम का फॉर्मूला कमेंट करके बताओगे कि लाइम को हम लोग केमिकल नेम में क्या बोलते हैं और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। विच आर आइडियल फॉर ग्रोथ शुगर कैन, पैडी, वीट एंड सेरल। देखो सेरल में कई सारी चीज़ें आती हैं, तो कन्फ्यूज़ मत होना, सेरल एंड पल्सेस अलग अलग चीज़ें होती हैं। मेज, मिलेट्स, ओट्स, राइस, ये सब आपकी सेरल्स में आते हैं। और पल्सेस तो आप जानते हो, दाल है, अरहर की दाल है, चने की दाल है, मूंग की दाल है, ये सब आपके पल्सेस में आते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात, पोटाश, फॉस्फरिक एसिड, लाइम इनमें होता है, इस एलुवियल सॉइल में होता है, और ये सब सारी चीज़ें ग्रो करने के काम में आती हैं। नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें अपने रेड एंड येलो सॉइल की, जैसे मैंने बताया ना फार, तो FAR आ गया ना, तो आर रेड, मतलब आर से आप 2 चीज़ें याद रखोगे, कलर वाली चीज़ें, रेड एंड येलो। ऑब्वियस बात है, रेड अगर याद कर लोगे तो येलो तो अब इतना एक तो बच्चे आपके पास दिमाग तो है ही। तो कहता है देखो कहाँ ये पाया जाता है, जहाँ पर लो रेनफॉल होती है, थोड़ी सी रेनफॉल क्या होती है, कम होती है, ठीक है, जैसे कि ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ द डिकन प्लेट्यू, ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़। हल्के बहुत थोड़े बहुत ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के पार्ट्स में भी ये पाई जाती है। और उसके बाद साउदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड वेस्टर्न घाट जोन। देखो कभी क्या करेंगे ना कि इन सब सारी चीज़ों को आपको हम मैप के थ्रू बताएंगे कि भाई मैप, देखो ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका पता है कि आपके पास फ़ोन है, फ़ोन से पढ़ो ना, तुरंत आप ना सर्च कर लो, ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ मिडिल, इस तरीके से सर्च कर लोगे ना गूगल पे, तो तुरंत आपको मैप में दिखा देगा कि अच्छा देखो ये वाला रीज़न ये है। सबसे बढ़िया सा तरीका है, समझ में बात है मेरी क्या, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है वाई दिस आर इन रेड कलर, भाई ये रेड कलर में क्यों होते हैं, तो देखो होता क्या ना, इसमें आयरन डिफ्यूज़ हो जाते हैं, डिफ्यूज़ मतलब आयरन की अमाउंट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। जैसे देखा है हैंडपम्प से रेड कलर का पानी निकलता है, ठीक है, क्यों, रीज़न वही है। तो आयरन की अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा होती है, इस वजह से आयरन ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं सॉइल में, और इस वजह से हमें रेड नज़र आने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये येलो कलर का क्यों होता है, तो देखो अगर ये क्या हो जाए, when it occurs in hydrated form, मतलब अगर ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है, डिहाइड्रेटेड नहीं, हाइड्रेटेड फॉर्म में है, तो हम कहेंगे कि हाँ फिर हमें ये कैसी नज़र आ रही है, येलो कलर की नज़र आ रही है,
ठीक। ब्लैक सॉइल की देखो अगर बात कर लें तो कहाँ ब्लैक सॉइल को हम लोग और किस नाम से, देखो ब्लैक सॉइल की याद रखना कई सारे नाम हैं। तो पहला है रेगुर सॉइल। अब ये जो रेगुर सॉइल है ये कॉटन के ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। कॉटन इससे ग्रो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास ना पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत है। कॉटन वहीं होगा जहाँ पर बहुत अच्छा उसको पानी मिले। तो कॉटन अगर ये ग्रो कर रहा है तो इसलिए हम लोग इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल याद रहेगा। तो 3 नाम है ब्लैक सॉइल के, 3 नाम है। एक तो आपका ब्लैक सॉइल हो गया, एक आपका रेगुर सॉइल हो गया और एक आपका ब्लैक कॉटन सॉइल हो गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे अगर आता है कि ब्लैक सॉइल पर, तो ये सब सारी चीज़ें आप बता दोगे, एग्जाम अपनी कॉपी में लिख दोगे। मेड अप ऑफ लावा फ्लोज, लावा फ्लो से ये बने हुए होते हैं। उसके बाद कहाँ पाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र के प्लेट्यू में, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पर ये आपका ब्लैक सॉइल पाया जाता है। रिच इन कैल्शियम, इसमें क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। चलो आप सभी बच्चे मेरे को कैल्शियम कार्बोनेट की ये फॉर्मूला आप मेरे को लिख करके बताओगे कमेंट बॉक्स में। मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। फिर से देखो लाइम आ गया। लाइम तो आपने ऑलरेडी बता दिया होगा, नहीं बताया तो देख लो, कुछ बच्चे कमेंट किए होंगे। वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर्स। ठीक है, और ये वही देखो बात मैंने बताई है कि ये मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा कंटेन किए हुए रहते हैं, मतलब पानी को बहुत ज़्यादा ये होल्ड करके रखे रहते हैं। ओके, तो इसलिए ये हमारा किसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्लैक सॉइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉटन के लिए। देखो कोई भी ये क्रॉप वगैरह ने दिया, बस एक ही क्रॉप दिया है, क्या? कॉटन की बात यहाँ पर किया है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एरिड, देखो एरिड का मतलब होता है सूखा। अब बताओ हमारी कंट्री में ऐसा कौन सा रीजन है जो बहुत ज़्यादा सूखाग्रस्त है? भाई राजस्थान। तो राजस्थान, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान लैक ऑफ ह्यूमस एंड मॉइस्चर बिकॉज ऑफ द ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर। वहाँ की टेम्परेचर क्या होती है? बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्लाइमेट ड्राई होता है इस वजह से। सैंडली इन टेक्सचर, ये थोड़े से सैंड मतलब होता है ना, सैंड, बालू की तरह होते हैं। सलाइन इन नेचर, मतलब नमक बहुत ज़्यादा होता है इनमें। सलाइन इन नेचर बहुत ज़्यादा होता है। आफ्टर प्रॉपर इरीगेशन, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से इरीगेशन करो, बार बार इसमें पानी दो, तब जाकर के ये कहीं बनते हैं क्या? कल्टिवेबल बनते हैं, मतलब खेती करने योग्य बनते हैं। लेटराइट सॉइल की देखो अगर बात करें तो लेटराइट का मतलब होता है लेटर का मतलब होता है ब्रिक, तो जो ब्रिक से मिल करके बना हुआ। तो ये डेवलप इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, जैसे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा वेट क्लाइमेट हो, मतलब गर्मी हो और बहुत ज़्यादा फिर बारिश हो जाए। तो देखियो ना ऐसे दरारें पड़ जाती हैं, कहीं कहीं ऐसे देखे होगे कि ऐसे पूरी मिट्टी की मिट्टी जो है बह करके ऐसे निकल जाती है, ठीक है, चट्टानों से। तो वो हमारा क्या कहलाता है? लेटराइट सॉइल से बनता है इस तरीके से, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो और बारिश भी बहुत जम करके हो जाए। फाउंड इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग इम्पॉर्टेंट है तो किससे हम लोग क्या क्या ग्रो करते हैं? तो जो भी आप कॉफ़ी वगैरह जो पीते हो ना, ठीक है, कैश्यू वगैरह, नट्स वगैरह, कैश्यू नट्स, कॉफ़ी, ठीक है, टी वगैरह, तो ये सब इसके लिए इंपॉर्टेंट है लेटराइट सॉइल के लिए। क्लियर है बात? तो देखो वीडियो मेरे ख्याल से हो गया है काफ़ी बड़ा, इसको हम लोग करते हैं छोटा जल्दी। मतलब अब देखो यहाँ पर आ गया सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब वही है, देखो ह्यूमन एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, तो पेड़ों को काट रहे हो, बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हो, ओवर ग्रेजिंग करा दे रहे हो, तो उसकी वजह से हमारी सॉइल क्या हो जाएगी? इरोज हो जाएगी, मतलब इरोड होने लगेगी, मतलब ख़त्म होने लगेगी, मतलब बारिश के पानी से बहने लगेगी। तो अब इसको बचाने का हमने यहाँ पर जो लिखा है ना, वो हमने यहाँ पे बचाने का तरीका लिखा है। तो हाउ टू कंट्रोल, देखो कैसे कंट्रोल करते हैं। पहला है आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग, मतलब कि कैसे कंट्रोल कर सकते हो? तो भाई स्ट्रिप क्रॉपिंग करो। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब देखो क्या हुआ कि जैसे मान लो आपके पास इतनी बड़ी खेत है, ठीक है ना, और उस खेत में आपने एक प्लॉट में कुछ लगा दिया है, एक प्लॉट में कुछ और लगा दिया, एक प्लॉट में कुछ और लगा दिया, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। ओके, दूसरा कहता है कि टेरेस फार्मिंग करो। कहाँ पर? टेरेस फार्मिंग करो इन हिली एरियाज में, जो हिली एरिया, जैसे इसको बोलते हैं छत वाली खेती। ऐसे देखते होगी, ऐसे इस तरीके से करके, ऐसे है ना, मतलब सीढ़ीदार, मतलब ऐसा दिखता होगा देखने में आपको। ऐसे फिगर मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, लेकिन आप इमेजिन अगर करो या सर्च करो अगर गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। तो कहता है कि भाई टेरेस फार्मिंग करने से क्या होती है? सॉइल की इरोजन बच जाती है। ओके, दूसरा कहता है कि एफॉरेस्टेशन करो, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाओ। और तीसरा क्या होता है? शेल्टर बेल्ट्स, मतलब रोज ऑफ ट्रीज, है ना। ऐसे कहने का मतलब कि एक पूरे ऐसे रोज में ऐसे आपने ट्री लगा दी, ये ट्री इस तरीके से, फिर ये ट्री इस तरीके से, तो क्या होगी? वहाँ की सॉइल जो ये सब जो बीच वाली जो सॉइल है वो कटने से बचेगी। जब बारिश का पानी होगा तो वो कटेगा नहीं, ठीक है, वो कट करके फ्लो नहीं होगा, बहेगा नहीं बारिश के पानी के साथ। तो इसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है ना, मतलब पेड़ों को रो में लगाना है, ऐसे इस तरीके से, ये रो में लगाना है, ये ऐसे इस तरीके से, इसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। तो बीच वाली जो ज़मीन है वो आपकी नहीं कटेगी। तो ये सब आपके 4 मेथड है जिसकी वजह से आप सॉइल को इरोड होने से, मतलब ख़त्म होने से, फ्लो होने से, बहने से उसको रोक सकते हो। क्लियर है बात?
आई होप कि इतनी सारी बातें आपको समझ में आई हैं। जैसा भी लगा ये आपको वीडियो कमेंट करके आपको बताना है, और PDF जो है इसका आपको व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, चलो पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।